प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम्स लॉ से, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ, उससे इसकी स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, जॉर्ज साइमन ओम्स एक इंग्लैंड के अंदर एक टीचर हुआ करते थे। ये मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने फिजिक्स में भी बहुत काम किया और जिसको कि ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। हम लोग एक बार वी और आई पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि वी क्या था और आई क्या था। तो वी था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और आई था करंट। चार्ज के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और चार्ज को फ्लो कराने वाले फैक्टर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट लिखी थी। हम इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट हो और किसी पॉइंट की वोल्टेज 2 वोल्ट हो, तो चार्ज हमेशा बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। क्यू करेगा मूव। क्यू मतलब हमारा चार्ज, क्यू बोल दो या आई, क्योंकि चार्ज के चलने को ही हम लोग करंट बोलते हैं, वो मूव करेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट करो और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट करो, तो अब दोनों पॉइंट के अगर पोटेंशियल सेम आ गए, डिफरेंस सेम आ गया, तो अब करंट नहीं चलने वाला। अब करंट कितना आएगा? 0, क्योंकि चार्ज अब मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस और बढ़ा दो, इस पॉइंट का 10 वोल्ट ही रहने दो और इस पॉइंट का क्या कर दो? 0 वोल्ट, तो अब करंट और ज्यादा तेज चलेगा। तो कुल मिलाकर के क्या बात है कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो उनसे जाने वाला करंट भी बढ़ेगा। बस इसमें एक दो बात ओम्स ने यह बताई प्रैक्टिकली कि अगर इनका टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ चेंज ना हो वायर की, तो उसके दो एंड पे, दोनों सिरों पे लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताया था। यानी अगर दो पॉइंटों, अगर ये हम एक तार ले लें, ये एक वायर है, इसमें से आई करंट हमें फ्लो कराना वायर, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको कि हम नाम दे रहे हैं वी। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे, आपको पता है ये क्वांटिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लिखा जाता है, इनटू आई। या V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहा जाता है R, रेजिस्टेंस। यही हमारा ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या है हमारा? इफ फिजिकल कंडीशन like temperature, pressure remains same, then the potential difference applied across the end of two wire is directly proportional to the current flow through the wire. तो बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन बनी जो अभी मैंने बोली। If physical condition like temperature, pressure remains same, then the potential difference applied across the wire is directly proportional to the current flow. ये जो V लेते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब इस एंड का और इस एंड के बीच का। मान लो कि इस जगह की वोल्टेज V2 है और इस जगह की V1 है। यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब V2 V1 से बड़ा होगा। तो ये जो V है, ये V क्या है? ये V2 माइनस V1 के इक्वल है। बड़े में से छोटी वोल्टेज माइनस होकर के आई, ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसे मैंने बताया कि जितनी ज्यादा ये डिफरेंस रखोगे आप दो पॉइंटों के बीच का, उतनी ज्यादा सर्किट के अंदर करंट चलेगा। ये हमारा ओम्स लॉ है। अब ये टेम्परेचर, प्रेशर क्यों कांस्टेंट होता है, तो इसको हम अभी आगे समझेंगे। इस आर को क्या कहा जाता है? एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर क्या है? वेयर आर इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर या मटेरियल। अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। अभी ज्यादा डीपली नहीं जाना। 10th क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, फिर इनमें बहुत डिफरेंस भी आते हैं, छोटी छोटी टर्म होती है। आपकी पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब रेजिस्टेंस क्या है?
हम इस रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। हम इसे एक नॉर्मल एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से कोई 100 मीटर दूर है। अब वहां पे दो सिचुएशन है कि अगर रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और एक सिचुएशन ये है कि जो रास्ता है वो बिल्कुल प्लेन है। तो अब बताइए कौन से रास्ते से आप जल्दी स्कूल पहुंच पाओगे। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि जी जहां पे गड्ढे नहीं है वहां पे हम बहुत तेजी से चले जाएंगे। तो ये जो गड्ढे हैं ये आपको क्या कर रहे हैं, अगर आप दूसरे रास्ते से जाओ जहां आपको गड्ढे मिलेंगे तो आप बहुत धीरे धीरे जाओगे। तो ये गड्ढे क्या करेंगे, गड्ढे आपको चलने से रोकेंगे। तो रियलिटी में जो गड्ढे हैं ये आपको चलने से रोक रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज को मटेरियल के अंदर कुछ दूसरी चीजें होती हैं जो उसको चलने से रोकती हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब मटेरियल की जो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है, उसको उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए ये तो डेफिनेशन होगी इसकी मटेरियल के हिसाब से कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मैथमेटिकली जो भी आप पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ से, वहां से भी इसका रिलेशन दे सकते हैं आप कि रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड करंट फ्लो थ्रू इट। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमारा रेजिस्टेंस है जो तार के अंदर चलने वाले करंट को रोकता है। उस प्रॉपर्टी को मटेरियल की रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसकी वैल्यू तो होती है बट इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब देखिए तो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी डायरेक्शन तो नहीं हुआ करती। मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो अच्छे इंसान होना एक प्रॉपर्टी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छाई की कोई यूनिट नहीं होती। वह बहुत रो रहा है, अब कोई आदमी रो रहा है तो ये उसकी प्रॉपर्टी, अब रोने की कोई यूनिट तो नहीं होगी, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब खैर यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, आर इक्वल टू वी अपॉन आई के अकॉर्डिंग। वी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होगा करंट। तो ये वोल्ट होता है और आई एम्पियर। और करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी अपॉन आई के अकॉर्डिंग। ये एक बड़े साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसका नाम, इसको ओम भी बोलते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से आया। ओम का सिंबल ये होता है ऐसे, OHM, ये सिंपल ऐसे बना दो, ये इसका सिंबल होता है यूनिट सिंबल। इसके खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वायर के अंदर इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिस वायर में लगा हुआ है समझ लो वो करंट के चलने को रोकता है। आइए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लिया क्वेश्चन दिया, इफ 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर एंड 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द वायर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पैरामीटर गिवन है वो लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को आप नॉर्मली वी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 नहीं, वी लिख सकते हैं। तो ये कितना आया 20 वोल्ट, करंट कितना आया I 2 एम्पियर, आपको R चाहिए। तो आपने फॉर्मूला लगाया R इक्वल टू V अपॉन आई। V की जगह रखा 20, I की जगह रखा 2, तो आ गया 10। यूनिट क्या है इसकी, ओम। ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है। तो आपको क्वेश्चन करना है, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर। तो ये आपको करना है। इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 20 वोल्ट। ओके, अब हम रेजिस्टेंस का कारण देखते हैं, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बच्चों। इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखनी है आपको, नहीं तो आपको क्या होगा जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो देखना क्लास 10th की प्लेलिस्ट में IIT फिजिक्स चैनल पर जाकर। कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है, तो देखते हैं। छोटे से एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हमारा वायर है, क्या है हमारा एक वायर, और वायर के अंदर कौन चलते हैं, चार्ज। अब चार्ज कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव मान लो आप। करंट मान लो, करंट ऐसे चल रहा, ऐसा करंट चल रहा मान लो हमारा I।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे इसके उल्टे, इन इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट चलता है। मान लो हमारे इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3000 हैं, ये मान लिया, सपोज कर लिया आपने, ऐसा लेट कर लिया कि 3000 हैं, 3000 इस तार से चल रहे हैं। अब अगर ये तार पतला हो जाए, अगर ये तार पतला हो गया, क्या हुआ, अगर तार पतला हो जाए, अगर तार पतला हो जाए तो ऐसा होगा। अब क्या होगा, अब इन 3000 इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कम जगह मिलेगी। जब कम जगह मिलेगी तो ये बहुत धीरे धीरे चलेंगे, और जब तार बहुत धीरे धीरे चलेगा तो I इक्वल टू क्यू बाई टी के अकॉर्डिंग जब ये बढ़ेगा, जब टाइम इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और करंट के डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। समझिए ना आप। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए कम जगह मिली और वे धीरे धीरे चले, इसका मतलब उन्होंने टाइम क्या किया, बढ़ा दिया। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये तार पतला किस वजह से हो सकता है, तो उसके फैक्टर क्या है, तो तार पतला होने के जो जो फैक्टर है उनको देखते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि तार अगर पतला हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने लंबाई बढ़ा दी, तार को खींच दिया, तो क्या होगा, अगर ये देखिए इतना मोटा तार है, अगर इसको खींच दो तो इतना पतला हो जाएगा, तो इनको चलने की जगह नहीं मिलेगी, उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर आप इसका उल्टा ले लो कि अगर तार मोटा कर दो, इस पेन को इतने की जगह इतना कर दो, इतना मोटा कर दो आप। जब आप इसको इतना मोटा कर दोगे, इस पेन को इतना चौड़ा कर दोगे, तो देखिए ये तार अगर इसकी जगह ऐसा हो जाता तो क्या होगा, अब ज्यादा जगह मिलेगी। तो ज्यादा जगह मिलेगी तो क्या होगा, वो तेजी तेजी से भागेंगे, और जब तेजी से भागेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो करंट ज्यादा बनेगा। तो करंट ज्यादा बनने से क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो अगर एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो इंक्रीज इन लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा एरिया पे। एरिया भी कौन से वाला, तार का, ये मोटे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो एरिया, तो एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा, तो एरिया के उल्टा है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तीसरा फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऐसे, ये क्या करेंगे, ये जल्दी जल्दी एक दूसरे पर टक्कर मारेंगे। अब छोटी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे पे जब लगातार टक्कर मारते रहते हैं तो वायर के अंदर एक जाम सा लग जाता है। लगातार अगर आप देख लो, जैसे आपको लाइन में खड़ा कर दिया और बहुत छोटा स्पेस है, अगर आप धक्का मारते रहोगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, वहां पे जाम लग जाएगा। जाम लगने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब चार्ज ही नहीं चलेगा तो करंट क्या होगा, करंट घट जाएगा। और करंट के घटने का ही क्या कारण होता है, हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये फैक्टर है हमारे। और टेम्परेचर और प्रेशर सेम काम करते हैं। प्रेशर डालने से भी तार क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के ये कारण होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ने के हमारे। अभी ये टर्म आती है रेजिस्टर। कभी कोई पूछ ले कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो रेजिस्टर क्या होता है, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग रेजिस्टर बोल देते हैं। रेजिस्टेंस तो नॉर्मली करंट के फ्लो का अपोज करता है, और रेजिस्टर क्या है, कोई भी मटेरियल जिसमें जरा सा भी रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टर। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी दोस्तों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था मैथमेटिकली। क्या क्या, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था लेंथ के, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया के। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें फ्रॉम 1 and 2, तो क्या लिखेंगे हम,
आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और आपको पता प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको क्या लिखना होता है, कांस्टेंट। तो आर इक्वल टू जो कांस्टेंट आएगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो कैसे बनाना, देखिए ऐसे ऐसे बनाना, बस ऐसे बना करके पी बना दो, इसको रो बोलते हैं, रो, RHO, रो। ये एक सिंबल होता है इसका, L अपॉन ए। इस सिंबल को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब देखिए ये एक बड़े काम की चीज लिख रहा हूं मैं, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं इसको अलग से कि लेंथ बढ़ाने से और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट बन के आया वहां पे। तो रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वो क्वेश्चन दे देते हैं कि लेंथ डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, घट जाता है, और लेंथ बढ़ाने से ये बढ़ जाता है। तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे मटेरियल की डिपेंड नहीं करती, ये केवल मटेरियल की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। यूनिट क्या होगी इसकी, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यूनिट क्या बनेगी बेटा, तो रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो यहां से यूनिट निकाल सकते हैं आप। R की क्या होगी, ओम, ए की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और इसकी मीटर, ये कट गया, तो क्या है यूनिट, ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ये आपको याद रखना। ओके, तो किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल पे आते हैं, NTSC टाइप, ओलंपियाड और बोर्ड में भी। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैठती है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, आप याद रखना। तो सबसे ज्यादा जिसमें करंट चलता ही नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जिसमें थोड़ा बहुत करंट चलता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। और जिनमें सबसे ज्यादा करंट चलता है इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर। और यही हमारा रेजिस्टेंस का भी ऑर्डर होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर सबसे ज्यादा और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सबसे कम। तो ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू बेटा।